से किसी ने पुकारा, कहा बादलों से जुड़ो, इधर से ज़मीन ने किया एक इशारा, उड़ो और ऊंचे उड़ो, इरादों की टोली लिए साथ में उजाले रचाने चली, मैं देश बनाने चली। If you think you will lose, you are lost, because success begins with the person's faith. जी हाँ, बिल्कुल। जब ठान लिया ऊंची उड़ान का तो फिर कद क्या देखना आसमान का। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी पर। आप देख रहे हैं आपका कार्यक्रम अपना आसमान और मैं हूँ आपके साथ दीक्षा कोहली। वो कार्यक्रम जहाँ हम मिलते हैं उन नायिकाओं से जिन्होंने अपने सपनों के लिए हर मुश्किल राह को पार किया। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी प्रेरणादायक शख्सियत से जिन्होंने न सिर्फ अपनी सीमाओं को लांघा बल्कि हर बंदिश को चुनौती दी। एक ऐसी लड़की जिसने 16 बार हड्डियां टूटने के दर्द को सहा मगर उसने अपने इरादों को कभी टूटने नहीं दिया। एक बेटी जिसे अपनों ने ठुकरा दिया मगर जिसने अपनी तकदीर खुद लिखी। एक युवा जिसने झुग्गी बस्ती में रहकर पढ़ाई की, दूसरों को भी पढ़ाया और आखिरकार यूपीएससी की परीक्षा पास कर दिखाया कि हौसला हो तो कोई भी मंजिल नामुमकिन नहीं होती। आइए अपना आसमां में आज मिलते हैं उमुल खेर जी से। नमस्कार मैम। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। IRS उमुल खेर, एक नई पहचान, लेकिन ये पहचान उस सपने से शुरू होती है जो सपना ये कहता था कि मुझे पढ़ना है, कुछ करना है और मैं कुछ भी कर सकती हूँ। लेकिन उस सपने के पीछे दर्द बहुत था। शुरुआत मैंने ऐसे ही की थी कि 16 बार हड्डियाँ टूटने का दर्द, अपनों के द्वारा ठुकराया जाना, लेकिन सपने का अडिग रहना। ये शुरुआत कैसे हुई उमुल मैम? ये संयोग था कि बहुत सारी विपरीत परिस्थितियाँ मेरे जीवन में मेरे बचपन के शुरुआत में आ गई थी कि मुझे एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, दैट इज़ कॉल्ड ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा में हड्डियाँ बहुत कमज़ोर होती हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट मेरे बचपन में बहुत सारे फ्रैक्चर्स हुए। अराउंड मेरे दोनों पैरों में 16 बार फ्रैक्चर हुए, करेक्टिव सर्जरीज भी हुई और पिताजी का एक स्टेबल काम नहीं था। पापा हज़रत निज़ामुद्दीन के बाहर के एरिया में पटरी पे दुकान लगाया करते थे और कुछ समय हमने बारापुरला के पास में एक स्लम एरिया था, वहाँ पे हम लोग रहे। तो आर्थिक स्थिति भी थोड़ी सी गड़बड़ थी, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता था। साल में 2 फ्रैक्चर हो जाते थे, 3 फ्रैक्चर हो जाते थे और प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता था पैर पे। तो अगर एक बार, जैसे हम पलस्तर कहते हैं, एक बार अगर पैर में पलस्तर चढ़ जाता था तो 6 महीने तक रहता था। तो 6 महीने तक आप चल नहीं सकते, पैर पे जोर नहीं डाल सकते। तो इस तरह का बचपन था। हड्डियाँ बार बार टूट जाया करती थी, हर साल सर्जरी हुआ करती थी। फिर मेरी माता मुझसे दूर थी और मेरी दूसरी मेरे पिता की दूसरी शादी की वजह से मेरी दूसरी मम्मी थी, तो उनका भी स्नेह किसी कारणवश नहीं मिल पाया। तो इत्तेफाक ये सारी चीज़ें मिलजुल के एक कठिन समय बचपन का रहा। मैम, जिस तरह के समय का आप जिक्र कर रही हैं, ऐसा समय अमूमन यदि किसी के साथ होता है तो मन में कभी पॉजिटिव ख्याल तो नहीं आते, लेकिन ऐसे में वो हौसला लेकर आना कि मुझे तो पढ़ना है, अपना ध्यान उस दर्द से हटाकर एक सपने की ओर लेकर जाना, ये कितना मुश्किल रहा आपके लिए? ये बिल्कुल मुश्किल नहीं रहा, बल्कि हालात ने मेरे विचारों को बहुत ज़्यादा क्लियर कर दिया। मतलब मेरा एकदम जो फ्यूचर का विजन था वो बहुत साफ था कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। जिस परिप्रेक्ष्य में मैं रहती थी वहाँ पे बच्चे ज़्यादातर स्कूल ड्रॉप आउट्स होते थे। किसी ने 5वीं करके स्कूल छोड़ दिया, 4थी करके स्कूल छोड़ दिया, बच्चे पढ़ते नहीं थे। और लड़कियाँ घर में सुई धागे से दबका मोती का काम किया करती थीं और उनको 10 पीसेस बनाए तो मान लीजिए 5 रुपए मिले। इस तरह से मैंने अपने आसपास बच्चों को देखा था और मुझे इस बात का भी एहसास था कि मेरी डिसेबिलिटी बड़ी डायनेमिक है
और अगर मेरे फ्रैक्चर्स वगैरह होते रहे और अगर मैं इस तरह दबके मोती के काम से अगर मैं अपना जीविका चलाऊंगी तो भविष्य बहुत अंधकारमय हो सकता है। तो ये जो चीज़ थी ये बचपन में मेरे जहन में आ गई थी कि इस तरह का अगर जीवन रहा तो बहुत दयनीय स्थिति हो जाएगी, तो हर हालत में इससे बाहर निकलना है। तो क्या तरीका हो सकता है, तो पढ़ाई एक ऐसा तरीका लगा, और पढ़ाई एक एश्योरेंस था कि अगर मैं अच्छे से मन लगा के पढ़ूं तो शायद मैं उस चीज़ से, वो जो एक निश्चिंत भविष्य नज़र आ रहा था कि आपको भी बड़े होकर इसी तरह का काम करना है, उससे मैं बाहर आ पाऊँ। तो वो एक लगन थी, एक वो डर था कि मैं भी कहीं उस सरकमस्टांस में, सिचुएशन में ना फंस जाऊं। तो वो डर बहुत ज़्यादा एक मोटिवेटिंग फैक्टर रहा। उसने बड़ी क्लैरिटी दी, उसने छोटी छोटी चीज़ों में मुझे मोटिवेशन देखना सिखाया कि मैं छोटी सी किसी बात से बड़ी उमंग में भर जाती थी और फिर कई दिन तक अच्छे से पढ़ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी किताब में अगर मान लीजिए मैंने लाल बहादुर शास्त्री के बारे में पढ़ लिया कि लाल बहादुर शास्त्री भी विधवा माँ के बेटे थे और बचपन में उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो नाव लेके जाएं और नदी पार करें, तो सर्दियों में भी वो गंगा पार करके स्कूल जाते थे और फिर किनारे उस तरफ पहुँच के कपड़े पहनते थे और विद्यालय जाते थे। तो ये सब चीज़ें पढ़ ली। कभी ओपरा विनफ्रे के बारे में कोई कागज़ का टुकड़ा आ गया तो उसके बारे में पढ़ लिया कि ओपरा का तो पूरा परिवार दूसरों के यहाँ पे झाड़ू पोछा लगाया करता था और दादी भी उनको एक अच्छी नौकरानी बनाना चाहती थी जो कि अपने मालिकों को खुश रखे और मालिकों की अच्छी जी हुजूरी कर पाए। बट ओपरा ने फिर जिस तरह के मुकाम को समाज में पाया, तो ये सब इतने ज़्यादा आसपास प्रेरक प्रसंग होते थे कि बड़ी हिम्मत मिलती थी और लगता था कि हाँ डायरेक्शन सही है। अगर लाल बहादुर शास्त्री अगर कर सकते हैं, उनके लिए दिक्कत नहीं है, ओपरा विनफ्रे भी अब देखिए झाड़ू पोछा नहीं लगाती हैं, एवरीबडी नोज इन द वर्ल्ड, तो हम भी कुछ कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ों से उमंग में रहना, हिम्मत बंधा देना, ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ रही। और अच्छा, ये तो हुई हमारी फिजिकल स्थिति कि हमारे शरीर में जान नहीं है लेकिन हम अपने सपनों के साथ जान भरने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपना ध्यान एक तरफ लेकर जा रहे हैं, अपनी एकाग्रता एक तरफ लेकर जा रहे हैं। लेकिन दूसरा होता है हमारे आसपास के लोगों के ख्याल, उनके सोच। अगर हमारे घर में वो माहौल नहीं है कि हमें पढ़ने दिया जाए, क्योंकि एक स्पेसिफिक सोसाइटी में आने के बाद उसका प्रभाव बहुत पड़ने लगता है। उसके बाद जिस कॉलोनी में, जिस बस्ती में आप आ जाती हैं, वहाँ पर आने के बाद पूरी जो बस्ती है वहाँ के बच्चों को आप पढ़ाती हैं और उस तरीके से आप अपना घर भी चलाती हैं, परिवार का सपोर्ट बनती हैं। लेकिन परिवार ये नहीं चाहता कि अब आगे पढ़ाई होनी चाहिए, इसके बावजूद आप हौसले से नहीं डगमगाई, अडिग रही। क्या प्रेरित कर रहा था आपको निरंतर? देखिए, ये ठीक था कि मेरे परिवार में मुझे शुरू में सपोर्ट नहीं मिला और मेरे परिवार में क्लियर इंस्ट्रक्शंस थे कि आप 5वीं तक पढ़ाई करें, 5वीं बहुत होता है। और ज़्यादातर आसपास की बच्चियां और जो हमारी जो फैमिली थी उसमें भी लड़कियां 5th क्लास पढ़ के ड्रॉप आउट्स हो जाती थी। तो एक मानक था कि 5वां पढ़ के आप छोड़ दीजिए, बाद में सिलाई वगैरह सीखिए, बाकी काम वगैरह सीखिए। तो उसमें एक तो मैंने बताया कि मुझे अपने भविष्य को लेकर एक निश्चिंतता दिखानी थी, और एक उसमें एक बात ये भी होती है कि आपके पास जो सुविधाएं ईश्वर देता है वो 2 तरह की होती है। एक आपके पास आंतरिक संसाधन होते हैं और एक आपके पास बाहरी संसाधन होते हैं। तो बाहरी संसाधन मैं मानती हूँ कि एक अच्छे स्वस्थ शरीर में पैदा होना आपके बस की बात नहीं है। आप अपनी इच्छा से अपना शरीर नहीं चुन सकते, ये बाहरी संसाधन है। आपका शरीर भी बाहरी है, ईश्वर ने दिया, आपने अपने हिसाब से चूज नहीं किया। आपका परिवार वो सपोर्टिव होगा या नहीं होगा वो भी आपकी पहुंच से बाहर है, आप निर्धारित नहीं कर सकते। कई बार आपका समाज भी आप निर्धारित नहीं कर सकते। तो जो बाहरी चीजें होती हैं वो आपके जीवन की दिशा को निर्धारित ना करें। हमेशा जिंदगी में ये उद्देश्य रखिए कि मैं किस समाज में रहता हूँ वो समाज निर्धारित नहीं करेगा कि मुझे करना क्या है। मेरे परिवार का जो मानक रहा तो ज़रूरी नहीं है कि मैं उस मानक में ही दबके रह जाऊं, मैं अपने ऊंचे भी तो स्टैंडर्ड बना सकता हूं। तो इन सब बातों, तो ये रही बाहरी चीज़ें। और एक होता है आपकी अंदरूनी चीज़ कि आपका फोकस, आपका केंद्रण और आपका अपने ऊपर विश्वास कि मुझे ये करना है और ये स्टेप लगेंगे और इन स्टेप्स को करने के बाद में मैं अपनी इस मंजिल तक पहुंचूंगा और इस मंजिल को पहुंचने के बाद में मैं इस मंजिल तक पहुंचूंगा। तो छोटे छोटे टुकड़ों में आप बनाएं, तो ये है आपका आंतरिक संसाधन। तो जो भी आपका भविष्य निर्धारण हो, जो भी आप डिसीजन लें, वो केवल आंतरिक संसाधनों से ही पूरा हो सकता है।
बाहरी संसाधनों का कोई मायने नहीं होता। मैं आपके इस माध्यम से ये वाली बात कहना चाहती हूँ, शायद एक बड़ा मुंह छोटे मुंह मतलब एक बहुत बड़ी बात हो सकती है कि आप माता पिता के सहयोग को कैसे नकार सकते हैं, आप समाज के सहयोग को कैसे नकार सकते हैं, आप आर्थिक परिस्थिति की सुदृढ़ता को कैसे मना कर सकते हैं, बट ये चीज़ें बाहरी हैं। इसका आपके ऊंचाई पे, आपकी उड़ान का इससे कोई संबंध नहीं होता। लेकिन एक 8वीं क्लास की बच्ची के लिए आज के दौर में भी अगर मैं कहूँ, ये कदम उठा लेना कि मेरे लिए, मेरे सपनों को पूरा करने के लिए अगर मैं घर के बाहर भी कदम रख जाऊँ, अगर परिवार को छोड़ भी दूँ, तो मैं वो कर सकती हूँ, ये करेज कैसे आई? ये मैं वही बात कहती हूँ कि कई बार डर आपकी सबसे बड़ी एसेट होती है, कि जो आपके मन में एक भय है कि ये नहीं होना चाहिए, और उस जो सर्कमस्टांस आप नहीं चाहते उसके लिए यू टेक एक्स्ट्रा माइल एंड यू मेक श्योर कि वो लम्हा आपके जीवन में ना आए। तो जब ये परिवार में डिस्कशन हुआ कि तुमने 8वीं पढ़ ली, 8वीं मैंने अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट नाम का एक स्पेशल स्कूल है कड़कड़डूमा में, वहाँ से मैंने 8वीं की। तो फिर ये था कि अब नए स्कूल में एडमिशन नहीं होगा, 8वीं पढ़ ली वो काफ़ी है। तो ये मुझे पता था कि अगर 8वीं पढ़ ली तो फिर बहुत भविष्य भयानक हो सकता है। तो काफ़ी मनाने की कोशिश की, काफ़ी रिक्वेस्ट की कि जाने दीजिए, नहीं परमिशन मिली। तो उस समय तक मैं बहुत पॉपुलर ट्यूटर बन चुकी थी अपने एरिया की, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी, मेरे स्टूडेंट्स बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे, तो एक मान बन गया था लोगों का। और अगर जब फिर मैंने 8वीं में मान बन गया था। हाँ, एक आपकी परिस्थितियां भी आपको समय से कई बार पहले बड़ा बना देती हैं। तो मैं 8वीं में थी, मगर बहुत बड़ी बड़ी बातें करती थी, बहुत मैच्योर महिला की तरह बात करती थी। बच्चापन तो था ही नहीं मेरे में उस समय, क्योंकि सरकमस्टांस ऐसे थे कि मैं बचपन को अफोर्ड नहीं कर सकती थी। तो फिर मेरे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स ने मुझे ऑफ़र किया था कि आप हमारे घर पे किराए पे रह लीजिए और बच्चों को पढ़ाते रहिए। तो फिर मैं उनके यहाँ पे एज ए ट्यूटर रहा करती थी और फिर बच्चों को पढ़ाया, आसपास के बच्चों को पढ़ाती रही। एंड आई कम्प्लीटेड माई 8th स्टैंडर्ड, 8th किया, फिर आगे 12th तक पढ़ाई की, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से अप्लाइड साइकोलॉजी में बैचलर्स किया। 12th में आपके 91% मार्क्स आए, या आपने टॉप किया था। यस। 12वीं में टॉप करने की खुशी, उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में गार्गी में आपको एडमिशन मिला। उसके आगे जो राह थी वो कैसी चली फिर? कॉलेज लाइफ भी बहुत इंटरेस्टिंग रही। अप्लाइड साइकोलॉजी मैंने इसलिए लिया था कि मेरे जहन में तो था कि मुझे यूपीएससी करना है, बट मैं एक अपना ऑप्शन बी रखना चाहती थी। मतलब मैं चाहती थी कि मेरे पास कुछ ऐसा हो कि अगर ईश्वर न करे, अगर यूपीएससी के अटेम्प्ट में अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो आई शुड हैव समथिंग इन माई हैंड। सो अप्लाइड साइकोलॉजी वॉज अ वे कि मेरे पास अप्लाइड साइकोलॉजी होती। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ जैसे आप एक कह सकते हैं कि आप कहीं पे भी काउंसलर के तौर पे आगे पढ़ाई करने के बाद में स्कूल में काउंसलर के तौर पे लग सकते थे, तो वो बैकअप भी था। और साइकोलॉजी मेरा मनपसंद सब्जेक्ट भी रहा, तो साइकोलॉजी ली दिल्ली यूनिवर्सिटी में। फिर मैं डिबेट्स में बड़ा जाया करती थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब एनुअल फंक्शंस होते हैं तो डिबेट कॉम्पिटिशन्स चलते हैं पूरे DU में, अलग अलग कॉलेजेस कराते हैं, तो उसमें प्राइज़ मनी मिला करती थी। फर्स्ट प्राइज़ विनर को 1000 रुपया या 1500, 2000 रुपये भी कई बार प्राइज़ मनी मिलते थे। तो हम लोग कई बार डिबेट में सिर्फ इसलिए जाते थे कि प्राइज़ मनी हो, और ताकि जब वो प्राइज़ मनी मिले तो आप गैस का सिलेंडर ले लें, कमरे का किराया दे दिया जाए, कुछ किताबें जो पेंडिंग रह गई हैं वो किताबें हों। तो जहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाते थे, हर डिबेट में फ़र्स्ट प्राइज़ लेते थे। और कि एक साल मतलब एक सेशन में, मतलब जो फेस्ट वाला सेशन होता था, तो मान लीजिए 25 कंपटीशन में भाग लिया तो 25 जगह पे फर्स्ट प्राइज़ आ रहा है। ज़्यादातर फर्स्ट प्राइज़ आता था या सेकंड प्राइज़ आता था। तो दैट वाज द टाइम ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। फिर अप्लाइड साइकोलॉजी में BA करने के बाद आई डिड माई मास्टर्स, बट मास्टर्स में मैंने साइकोलॉजी को कंटिन्यू नहीं किया। आप इंटरनेशनल स्टडीज़ की तरफ चली गई? आई ऑप्टेड फॉर इंटरनेशनल स्टडीज़। हाँ, तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। उसका मेन रीज़न JNU में हॉस्टल फैसिलिटी का था। तो मैं कई बार इस बात को मानती हूँ कि JNU में आना मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट रहा, कि त्रिलोकपुरी से हट के, त्रिलोकपुरी से बाहर निकल के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में आना
और ट्यूशन मेरा एक तरीके से मैंने रोक दिया क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं थी। जेएनयू में इतनी नॉमिनल अमाउंट में मेरी पढ़ाई होती थी और हॉस्टल इतना सस्ता था कि आराम से मेरा गुजारा हो जाया करता था। तो कोमल जी, सच में मुझे लगता है कि ये बहुत मुश्किल है एक आम व्यक्ति के लिए सोच पाना कि आप 8वीं में एक फ़ैसला लेते हो कि आप घर से बाहर जा रहे हो, आप घर के बाहर कदम रख चुके हो, अब आप अलग रहोगे, आप बच्चों को पढ़ाओगे, आप अपना खर्चा चलाओगे, लेकिन आप अपने सपने को टूटने नहीं दोगे। उसके बाद आपने टॉप किया, आपने कॉलेज किया, आपने यूनिवर्सिटी की तरफ रुख किया, एडमिशन लिया। वो फ़ैसला आपका था कि अब आप उस बस्ती से बाहर अपने सपनों की दुनिया में कदम रख रही थी। लेकिन त्रिलोकपुरी की वो टीचर जो सबकी मन पसंदीदा टीचर थी, उनके लिए कितना मुश्किल रहा अपनी ट्यूटर को बाय बाय बोलना, उनको फेयरवेल देना, क्योंकि आपने कहीं उन बच्चों में वो ख्वाब जगा दिए थे। दैट वाज द थिंग कि जब मैं ज़्यादातर मेरे स्टूडेंट भी मेरी ही क्लास में होते थे कि जब मैं 10वीं में थी, जब मैं 10th का एग्ज़ाम दे रही थी बोर्ड का, तो मेरे पास बहुत सारे बोर्ड के एग्ज़ाम के स्टूडेंट आते थे। तो हम और मेरे स्टूडेंट एक ही क्लास में होते थे। तो मगर मेरे कंसेप्ट इतने क्लियर होते थे और इतना मेहनत मैंने की थी, या आप ये कह लीजिए कि बच्चों को पढ़ा के जो जितने भी चीज़ें थी वो इतनी ज़्यादा अच्छे से समझ में आने लगी थी कि फिर मुझे अपने 10th की पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं रही। तो मेरे स्टूडेंट मेरे एजमेट हुआ करते थे और एक मेरा बड़प्पन होता था कि मैं उन्हें कभी इस बात का एहसास नहीं होने देती थी कि हम एक ही क्लास में पढ़ते हैं। मैंने एक दायरा बना के रखी थी। फिर हाँ, जब मैं जेएनयू में जाने लगी तो मेरे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा भावुक हुआ करते थे कि दीदी अब हमें कौन पढ़ाएगा और कैसे करके होगा। तो पर हाँ, ये था कि वो अच्छा, क्लासमेट लोग भी दीदी बोलते थे सब? हाँ, आई मेड श्योर कि दे कॉल मी दीदी। फिर उसके बाद जब आपने जेएनयू में एडमिशन ली, इंटरनेशनल स्टडीज़ आपने किया, उसके बाद इंटरनेशनल स्टडीज़ में मैंने एमए किया और आई वॉज एसोसिएटेड विद इंडियन डिसेबिलिटी मूवमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम। मेरी पढ़ाई भी मैंने जैसे आपको बताया स्पेशल स्कूल में हुई। मैंने अपनी प्राइमरी स्कूलिंग जो है आईटीओ में, देयर इज़ अ स्कूल दैट्स कॉल्ड दीन दयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकली हैंडीकैप्ड। पहले वहाँ आईटीओ में एक स्कूल भी होता था 5वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए, and that was a special school. So I completed my 5th standard from there. 5वीं तक मैंने वहाँ पढ़ाई की। उसके बाद में 8वीं में मैंने अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट में पढ़ाई की। तो उसका एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट मुझ पे ये हुआ कि आई गॉट वेरी कंफर्टेबल विद माई डिसेबिलिटी आइडेंटिटी। इसका फॉल आउट भी हो सकता था कि मेरा कॉन्फिडेंस एकदम कम हो जाता और मैं डिसेबिलिटी की अपनी आइडेंटिटी को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा हावी कर लेती, बट ऐसा हुआ नहीं। आई गॉट कंफर्टेबल विद दैट कि मैंने अपनी डिसेबिलिटी को कभी छुपाने की कोशिश नहीं की, कभी डिफेंसिव नहीं हुई। दिव्यांगता वॉज नेवर अ फैक्टर फॉर मी। आई नेवर मतलब उस चीज़ पे मेरा कभी इतना टाइम मुझे मिला ही नहीं कि मैं बैठूँ ध्यान दूँ कि अच्छा मैं दिव्यांग हूँ या मुझे बस डिसेबिलिटी है। बट आई यूज टू बी केयरफुल कि जब मैं चल रही हूँ तो ध्यान रखूँ कि गिरूँ ना, क्योंकि अगर मैं गिर गई तो फ्रैक्चर हो जाएगा। सो इट वाज जस्ट दैट। लेकिन 2012 में एक सेटबैक हुआ। आप जो एक नॉर्मल लाइफ जी रही थी, उसके बाद वो कुछ समय के लिए व्हीलचेयर लाइफ हो गई। वो एक टर्निंग पॉइंट भी रहा लाइफ में। या दैट कैन बी कॉल्ड एज अ टर्निंग मोमेंट बिकॉज जब 2012 में मेरा फ्रैक्चर हुआ तो उस टाइम तक मैं अपने यूपीएससी का जो मेरा लक्ष्य था वो थोड़ा सा मेरी पीएचडी के रिसर्च में थोड़ा सा बैक स्टेज लेता जा रहा था। एंड आई वाज थिंकिंग कि मैं रिसर्च के क्षेत्र में आगे बढ़ती हूँ और पहले मैं कुछ रिसर्च पेपर्स लिखूंगी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में भाग लूँगी। यूपीएससी का था कि हाँ बाद में कर लेंगे। बट द मोमेंट आई गॉट फ्रैक्चर इन 2012 आई गॉट बैक ऑन माई ट्रैक कि नहीं, मैं अपनी जो एम्प्लॉयमेंट है, जो मेरा आत्मनिर्भरता है रोज़गार से संबंधित, उसको मैं डिले नहीं कर सकती। सो आई हैव टू टेक डिसीजन। और जो मेरा रिसर्च की जो एक महत्वाकांक्षा थी कि हाँ मैं एक बहुत बड़ी रिसर्चर कहलाऊँ और मेरे रिसर्च पेपर्स को लोग दुनिया में पढ़ें, उस चीज़ को मैंने होल्ड बैक किया। एंड देन आई गॉट माई माइंड कि आई शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्ज़ाम।
सो इन बिटवीन आई वेंट टू सम कंट्रीज, मैंने अलग कुछ देशों में पर्सन्स विद डिसेबिलिटी का प्रतिनिधित्व किया, युवा पर्सन्स विद विकलांग जनों का किया प्रतिनिधित्व। अलग अलग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होते थे, सेमिनार्स वगैरह होते थे, कुछ तो बहुत इम्पॉर्टेंट थे। द पीपल हु आर एसोसिएटेड विद डिसेबिलिटी मूवमेंट माइट नो कि एशियन स्ट्रेटजी जो एशिया पैसिफिक रीजन में एक बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट माना जाता है, जो 2012 में करीब साइन हुआ था, जिसमें ये वाली बात कही जाती है कि एशिया पैसिफिक के जो देश हैं वो डिसेबिलिटी से संबंधित जो अपने गोल्स हैं, अपने जो लैंडमार्क्स हैं डेवलपमेंट के, वो निर्धारित करेंगे अपने आप। वो बाहरी किसी देश से या किसी विकसित देश की कॉपी को अपने ऊपर रेप्लिकेट करने की कोशिश नहीं करेंगे। सो इन दैट एशियन स्ट्रेटजी कॉन्फ्रेंसेस, बांकी मून, मिस्टर बांकी मून जो कि यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी भी थे उस समय, वो भी आए थे। तो मैं इंडिया का प्रतिनिधित्व कर रही थी, भारतीय युवाओं का प्रतिनिधित्व कर रही थी साउथ कोरिया में। तो डिसेबिलिटी मूवमेंट काफ़ी हद तक भी चल रहा था, मेरा रिसर्च चल रहा था, बट एज यू टोल्ड कि दैट वाज अ काइंड ऑफ स्लाइट टर्निंग पॉइंट। फ्रैक्चर के बाद में आई रियलाइज्ड कि ये चीज़ें थोड़ा अलग जा रही है, मुझे नौकरी इमीडिएटली चाहिए। लाइक आई कैन नॉट बी लिंगरिंग अराउंड कि एक टाइम आए जब मैं फेमस रिसर्चर बन जाऊँ, मेरा पेपर बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा जाए, वो उसमें टाइम लगेगा। सो फर्स्ट आई नीड टू गेट समथिंग। सो आई गॉट बैक टू माई ओल्ड ड्रीम बैक कि हाँ, यूपीएससी का जो सपना था वो पूरा करने का समय आ गया है। और जेएनयू में ट्यूशन पढ़ाने की ज़रूरत नहीं थी, तो नाउ आई यूज़ टू हैव फुल टाइम। पहले ऐसा होता था कि मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी तो दोपहर के 3 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक ट्यूशन चलता था। जेएनयू में वो लग्जरी थी, टाइम था, तो तैयारी की। मैम, इतना हौसला कहाँ से आता है? हमें अगर छोटी सी चोट लग जाती है तो हम ये सोचते हैं कि हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन आप जो एक बार इतना हौसला जुटाकर इतनी आगे तक आई, वो वापस व्हील चेयर में आई तो उनके अंदर ये हौसला आ गया, अच्छा अब तो मुझे बैठकर पढ़ने का टाइम मिल गया। ये कैसे आता है इतना हौसला? मैं आपके दर्शकों को भी ये वाली बात कहना चाहती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में जो सबसे बड़ा पुश फैक्टर हो सकता है ना, वो आपके डर हो सकता है। कि आप अपने किसी भी डर को अपने पीछे एक मोटिवेशनल फोर्स बना दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं जेएनयू में, मान लीजिए मैं रिसर्च में ही रह जाती और मैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में जाती रहती, जैसे कि मैं प्रयास कर रही थी और रिसर्च पेपर्स वगैरह लिखती, और मान लीजिए जेएनयू में पीएचडी कंप्लीट करने के बाद अगर मुझे इमीडिएटली कहीं पे किसी कॉलेज में, मान लीजिए अगर मैं कुछ समय के लिए पढ़ाती, तो अगर मुझे मान लीजिए असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे अगर कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता, क्योंकि देयर इज नो सर्टेनिटी, ये कोई निश्चित नहीं है कि आप पीएचडी कर लें तो आपको रोजगार मिल ही जाएगा। तो आई वाज हैविंग अप्रीहेंशन कि अगर जेएनयू से निकल गए और अगर कहीं पे नौकरी नहीं लगी तो वापस फिर वही क्या त्रिलोकपुरी में जाके ट्यूशन पढ़ाना होगा क्या? तो इट मीन्स इमीडिएटली आई हैड टू टेक डिसीजन, आई हैड टू स्टॉप माई रिसर्च फैंटेसीज कि नहीं अब यूपीएससी करना है इससे पहले कि मेरा पीएचडी कंप्लीट हो। सो आई हैड टू टेक डिसीजन अकॉर्डिंगली। मतलब कहीं ना कहीं जहाँ जूनियर रिसर्च फेलोशिप आपकी थी वो आपने स्टॉप करके यूपीएससी प्रायोरिटाइज कर आप अपनी पीएचडी को थोड़ी देर के लिए आपने रोक दिया। आई वॉज डूइंग पीएचडी ऑल्सो, साथ आप कर रहे थे। जो रीगर मैं चाहती थी कि मैं एक मशहूर रिसर्चर बन जाऊं और मैं बहुत अच्छा योगदान दूं, उस सपने को छोड़ा नहीं, होल्ड किया। उसको मैंने होल्ड किया। और उसके बाद फिर आपने कदम बढ़ाए यूपीएससी की तरफ और आप पहली बार में आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने उसे क्लियर कर लिया। जब रिजल्ट आता है, हमारी मेहनत हमारे सामने होती है, हमारी परीक्षा का परिणाम हमारे सामने होता है, वो फीलिंग क्या होती है? एक तस्वीर भी हमने आपकी यहाँ दिखाई है कि शायद आपका रिटन एग्जाम क्लियर हुआ था। दिस इज द फोटो ऑफ माय यूपीएससी इंटरव्यू। तो जब इंटरव्यू धौलपुर हाउस हम इसे फॉन्डली कहते हैं, तो ये बोर्ड बड़ा आइकॉनिक है रेड कलर का। तो यूजुअली जो लोग इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं वो एक सेरेमोनियल टाइप की पिक्चर इसके सामने लेते हैं। तो दैट वाज द पिक्चर। आई वाज नॉट सर्टेन दैट टाइम कि वेदर आई वुड बी गेटिंग सिलेक्टेड और नॉट, बट हाँ एक कॉन्फिडेंस था कि जिस हिसाब से मेहनत हुई है तो रिजल्ट तो आएगा। वही मैं कहना चाहती थी, ये मुस्कान तो ये ज़रूर बता रही है कि जो ठाना है वो ज़रूर पाना है। यहाँ से फिर आपकी एक नई जर्नी शुरू हुई एज एन IRS। उसके बाद ज़िंदगी में क्या बदला? उसके बाद जीवन में
कुछ ख़ास बदलाव मैं नहीं मानती, क्योंकि जो संघर्ष थे, जैसे मैं ये वाली बात अक्सर कहती हूँ कि कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने इतना कठिन समय कैसे बिता लिया, पर इशू ये था कि मुझे कभी दिक्कत आई ही नहीं। जिस वक्त मैं त्रिलोकपुरी में रह रही थी, या मेरे फ्रैक्चर्स हुआ करते थे, या बहुत ज़्यादा आसपास ओपोजिशन था, तो मुझे कभी इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि मैं बहुत मुसीबत में पड़ी हुई हूँ। मैंने उस चीज़ को नॉर्मल लिया था। तो जब यूपीएससी के बाद में अगर कुछ चीज़ें बदली, पॉजिटिव हुई, तो मैंने उसको अपने सर पे नहीं चढ़ने दिया कि अब तो ब्यूरोक्रेट बन गए हैं ऐसा करके। तो आई वॉज वेरी ग्राउंडेड होने का रीज़न एक ये भी हो सकता है कि जब आप इतना कुछ लाइफ में देख लेते हैं, व्हेन यू सी सीजन्स इन योर लाइफ, तो बहुत चीज़ों से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर यूपीएससी भी अगर हुआ है, और अगर मान लीजिए कुछ लोगों की नज़र में अगर आप अफसर बन भी गए, तो मेरे लिए बहुत बड़ी कोई बात नहीं कि अब मैं अफसर बन गई, एंड यू नो लॉट मैनी थिंग्स हैव गॉट चेंज। इट इज़ नॉर्मल फॉर मी, इट इज़ अ ग्रेट जॉब बाय विच आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट इन द नेशन बिल्डिंग। मैं वो चीज़ें कर सकती हूँ जो कि हम कई बार एक कल्पना करते हैं, एक सपना देखते हैं। सो आई जस्ट टेक इट लाइक दैट। इतनी लंबी जर्नी रही, बहुत से अप डाउन्स थे, बहुत से क्या मैं कहूँ कि टोटल अप डाउन्स ही थे, बहुत सा स्ट्रगल था, लेकिन कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा आपने। इस पूरी लाइफ की बात करूँ तो मोस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ लाइफ कौन सा रहा आपका? जो मेरा टीचर्स के साथ में जो मेरा टाइम था, वो मेरा हैप्पीएस्ट एस्पेक्ट ऑफ माय लाइफ कहा जाएगा। कि अगर घर में अगर कुछ मतलब वात्सल्य की या स्नेह की जो अगर अभाव था, तो मेरे टीचर्स ने बहुत अच्छे से पूरा किया, और बड़ा लाडला करके मुझे उन्होंने रखा, और बहुत प्यार करते थे, बड़ी हिम्मत बढ़ाते थे। तो अगर मैं अपने टीचर्स को भी अगर कहती थी कि मैं बड़े होके यूपीएससी करना चाहती हूँ और अफसर बनना चाहती हूँ, तो उनकी आंखों में मुझे भरोसा दिखता था, और वो कहते थे कि हाँ बेटा हो जाएगा। तो वो जो चीज़ है उसको आई जस्ट रिफ्लेक्ट बैक एंड गेट फिल्ड विद पॉजिटिविटी एंड लव, कि मेरे टीचर्स ने मुझे कितने प्यार से रखा। तो ये एक संदेश अध्यापकों को भी है, और वो लोग जिनसे बच्चे जुड़ जाएं उन लोगों से है कि आप, हो सकता है कि बच्चे की कामयाबी का या बच्चे की काबिलियत का आंकलन ना कर पाएं, बट आपका, अगर आपकी निगाह में अगर बच्चे ने संदेह देख लिया, तो बच्चे का हौसला टूट जाएगा। तो आप उस बच्चे को ये दिखाइए कि वही आईएएस बनेगा, वही अफसर बनेगा, उसके अलावा तो कोई बन ही नहीं चाहता। सिर्फ आपका इतना कह देना उस बच्चे की भविष्य की दिशा को भी निर्धारित कर सकता है। कुछ क्विक फास्ट आंसर्स। उमुल खेर अगर आईआरएस ना होती तो क्या होती? फेमस रिसर्चर। Turning point of life? Lot many. From when I was around 5 year old, तो मैं राजस्थान में रहती थी अपनी मम्मी के साथ। तो जब मैं 5 वर्ष की थी तब मैं दिल्ली आई थी, क्योंकि मेरी मम्मी उधर कुछ काम नहीं कर पा रही थी। मेरी मदर को स्किज़ोफ्रेनिया हो गया था राजस्थान में, तो मुझे दिल्ली अपने पापा के पास भेज दिया गया था। तो दैट कमिंग टू दिल्ली फ्रॉम पाली मारवाड़ वॉज अ टर्निंग पॉइंट. Coming to JNU was a turning point. Which is your favorite dish? Salad, biryani. What motivates you? मेरे मोटिवेशन लेने का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत छोटा है, कि अगर मैं किसी चींटी को भी देख लूँ कि हाँ चींटी परिश्रम कर रही है, तो वो महाराणा प्रताप वाली जो कहानी है कि आप गुफा में बैठते हैं और चींटी बार बार जाती है, तो आपको जंग लड़ने की प्रेरणा मिल जाती है। तो उसी तरह से मैं छोटी छोटी चीज़ों से इंस्पायर हो जाती हूँ। जैसे मान लीजिए बीज है, पौधा है, तो पौधे को देख के आप इंस्पायर हो गए कि पौधा मुरझाया हुआ था, आपने 5-6 दिन उसको पानी दिया, पौधा ठीक हो गया। तो वो अपने आप में इतना एक मोटिवेशन होता है कि आप पौधा अपनी आंखों के सामने रख के बैठ जाते हैं कि हाँ ये पौधा मेरी नज़र के सामने रहे, कि हाउ इट गॉट रिवाइव्ड। तो ये सब चीज़ें मुझे, मैं आसपास देखती हूँ और कोई भी चीज़ मुझे हिम्मत दे देती है। हु इज़ योर फर्स्ट इंस्पिरेशन? लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस। कौन सा गाना है जो आप पर बिल्कुल फिट बैठता है या फिर आपको मोटिवेट करता है या आप अक्सर गुनगुनाती हैं? दिस इज नॉट गाना, इट्स कविता। लाइक बचपन में सुनना चाहूँगी। मैं 10वीं क्लास में मेरी एक ऐसे की किताब में ये कविता की पंक्तियाँ थी कि ये अरण्य झुरमुट जो काटे अपनी राह बना ले,
कृतदास ये नहीं किसी का, जो चाहे अपना ले। क्या बात है। और जीवन उसका नहीं युधिष्ठिर, जो इससे डरते हैं, ये उसका जो चरण रोप निर्भय होकर लड़ते हैं। क्या बात। दिस इज द पोएम दैट आई लव। क्या बात है। और आपने अपनी ज़िंदगी इन पंक्तियों के हवाले कर दी और आप निर्भय होकर हर चुनौती के साथ लड़ती रही, आगे बढ़ती रही और आपने इस आसमान में अपनी उड़ान भर ली। उमुल मैम, जाने से पहले एक छोटा सा संदेश आपसे ज़रूर लेना चाहूँगी, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो ये मान लेते हैं कि हम अपने जीवन में ये नहीं कर सकते, या फिर ख़ास तौर पर उन दिव्यांग महिलाओं के लिए जिन्हें ये लगने लगता है कि हमारे लिए अब जीवन में सिर्फ अंधकार ही बचा है। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि हम तो कहते हैं ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और एक ही बार मिलती है। आपका इस मामले में क्या संदेश है? या थैंक यू सो मच फॉर द गुड क्वेश्चन। मैं आपके दर्शकों को ये वाली बात कहना चाहती हूँ कि आप दूसरों की सफलता से मतलब डरिए मत कि अरे ये तो इतने ज़्यादा समझदार थे, इतने ज़्यादा तेज़ तर्रार थे, कॉन्फिडेंट थे, इन्होंने कर लिया, मैं तो इतनी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मेरा कैसे हो पाएगा। आप इस बात अपने ऊपर भरोसा रखिए और आप अपनी जर्नी को स्पेशल मानिए। हर एक व्यक्ति स्पेशल है, हर एक व्यक्ति की जर्नी स्पेशल है। तो आपको अपने आप को कम आंकने की या किसी से इंटिमिडेट होने की ज़रूरत नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि आप तीर से अपनी प्रेरणा लीजिए कि जब एक तीर छोड़ा जाता है तो आपको जितना ज़्यादा दूर छोड़ना होता है, तीर उतना पीछे जाता है। तो यदि अगर आपके जीवन में कोई सेटबैक आ रहा है, आप बार बार असफल हो रहे हैं, आप काम करना चाहते हैं परंतु आपको उसका फल नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब है कि जो अगर आप ईश्वर में विश्वास करते हैं या कर्म पे विश्वास करते हैं, तो मानिए कि आप वो तीर हैं, आप पीछे खींचे जा रहे हैं। इसका मतलब है कि आपको आगे जाना है, आप बहुत आगे जाएंगे। तो उस तीर को अपने आप को समझिए कि मैं वो तीर हूँ। तो कभी भी असफलता आए तो डरने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी ये मत सोचिए कि मैं कम हूँ, मैं नहीं कर पाऊँगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अपना सम्मान रखिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए और आपको दुनिया में अगर कोई उठा सकता है तो केवल आप उठा सकते हैं। अगर कोई आपका भला कर सकता है तो केवल आप अपना भला कर सकते हैं। तो जस्ट हैव द कॉन्फिडेंस। अगर कोई आपका सच्चा दोस्त है तो वो आप अपने दोस्त हैं। तो अपने आप को इंटरनलाइज करिए, बाहर सहारा ढूंढने के बजाय, बाहर मोटिवेशन लेने के बजाय अपने अंदर अपने आप को समझिए, अपने दोस्त बनिए, अपने ऊपर यकीन रखिए, सफलताओं के पीछे मत भागिए, असफलताओं को गले लगाइए। जब असफलताओं से सीखेंगे, उससे भयभीत नहीं होंगे तो अपने आप सफल होंगे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हों, ऑर्डिनरी रहकर भी छोटे छोटे स्टेप लें तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना जा सकता है। सो हैव कॉन्फिडेंस ऑन योरसेल्फ। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सही कहा है किसी ने, फेल का मतलब होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। बहुत बहुत शुक्रिया उमुल मैम इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हम सबको ये एहसास कराने के लिए कि आसमान की उड़ान भरने के लिए उस हौसले की ज़रूरत होती है जो हमारे अंदर होता है, क्योंकि हम खुद के सबसे बड़े सपोर्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ यही कहना चाहूँगी कि होकर मायूस ना यूं शाम से ढलते रहिए, ज़िंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, एक ही पाँव पर ठहरोगे तो रुक जाओगे, धीरे धीरे ही सही अपने सपनों की उड़ान भरते रहिए। और अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। उधर आसमां से किसी ने पुकारा, कहा बादलों से जुड़ो, इधर से ज़मीन ने किया एक इशारा, उड़ो और ऊंचे उड़ो, इरादों की टोली लिए साथ में उजाले रचाने चली, न देश बनाने चली। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।